नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग, खरीद और बिक्री के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम शेष पूर्व निर्धारित वाउचर रिकॉर्ड करना जारी रखेंगे, जिनमें एक कंट्रा वाउचर शामिल है, भुगतान वाउचर, रसीद वाउचर और सब ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, बस एक दिन की बुक पे जाइए, आप देख सकते हैं। वास्तव में हम श्री काकातिया को भुगतान कर रहे हैं, हमारे पास नकद शेष नहीं होने के कारण। तो स्वचालित रूप से नकद नकारात्मक शेष में चला जाता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। कैश खाता बही को देखने के लिए अधिक रिपोर्ट्स पर जाएं और फिर खाता पुस्तकों में जाएं और कैश खाता खोलें, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जब हम श्री काकातिया से सामान खरीद रहे थे, तब हमने वास्तव में RS3 36,000 का भुगतान किया था, लेकिन हमने राजा से केवल RS1 68,000 एकत्र किए। तो नकद वास्तव में RS2 18,000 का नकारात्मक शेष है, सही। तो बस याद रखें कि रिकॉर्डिंग से पहले नकद का शेष RS2 18,000 नकारात्मक है। वर्तमान लेन देन सही। मैं वर्तमान लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर पर जाऊंगा। सबसे पहला लेन देन यह है कि व्यवसाय में पूंजी के रूप में रुपए का निवेश किया गया, 5,000 नकद के रूप में। मालिक अपने व्यवसाय में अपनी पूंजी का निवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो निवेश कर रहा है वास्तव में मालिक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि एक साझेदार, निदेशक, शेयरधारक, उन्हें सभी को मालिक नामित किया गया है। तो यहाँ मालिक पूंजी दे रहा है और व्यवसाय पूंजी प्राप्त कर रहा है। तो इस टैली एप्लीकेशन में क्या आप खातों की पुस्तक मालिक के दृष्टिकोण से रख रहे हैं या व्यावसायिक दृष्टिकोण से? हाँ, यहाँ हम व्यवसाय दृष्टिकोण से खाता पुस्तक का रखरखाव कर रहे हैं। तो यहाँ एक व्यवसाय के रूप में आप पूंजी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपको एक रसीद वाउचर पास करना होगा बटन पैनल से। यदि यह पहले से खुला है तो आप बस रसीद वाउचर में जारी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको स्पेस बार दबाना होगा और यहाँ यह आपसे रसीद का एक फॉर्म चुनने के लिए कहेगा। ठीक है, आप पूंजी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भुगतान का तरीका क्या है? ठीक है, मैं पूंजी प्राप्त कर रहा हूँ नकद के रूप में। और यहाँ आपको क्या मिल रहा है? मुझे पूंजी मिल रही है। क्या यहाँ पूंजी खाता उपलब्ध है? नहीं। फिर बस क्रिएट पर क्लिक करें ताकि आप एक पूंजी खाता बनाने के लिए पूंजी खाता खंड के अंतर्गत आ सकें। मैं पूंजी खाते के नाम से एक नया खाता बही बना रहा हूं, जो पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। पूंजी पूंजी खाते के अंतर्गत आती है। CTRL+A दबाकर सहेजें और अगला, आपने कितनी पूंजी एकत्र की है? रुपए 5,000। तो जहां नकद है वहां लगभग 18,000 का नकारात्मक शेष समायोजित किया जाएगा। इन शेष राशियों के साथ और शेष नकद उपलब्ध राशि RS2 22,000 है। नकारात्मक शेष का समायोजन। व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी नकद के रूप में RS5,000 है। CTRL+A सेव करें और अगला लेन देन ये है कि व्यवसाय में RS10,000 की पूंजी निवेश की गई और सीधे जमा की गई SBI बैंक। तो मालिक सीधे कंपनी के बैंक खाते में निवेश कर रहा है, नकद नहीं दे रहा है, इसलिए दूसरी बार फिर से रसीद वाउचर में नकद चुनने के बजाय आपको बैंक के नाम से एक नया खाता बनाना होगा। तो बस दबाएं मल्टीप्ल या फिर क्रिएट पर क्लिक करें और अपने बैंक खातों के अंतर्गत SBI के नाम से एक बैंक खाता बनाएं और इसे स्वीकार करें। और यहाँ पूंजी, पहली प्रविष्टि थी नकद से पूंजी 5,000, दूसरी प्रविष्टि बैंक से पूंजी के लिए थी फिर से 10,000 रुपए। तो व्यवसाय में कुल निवेश की गई पूंजी कुल है 15,000। CTRL+A सेव करें और यहाँ देखें मालिक बैंक में नकद जमा कर रहा है। जब भी कोई कंपनी अपने बैंक खाते में कंपनी बैंक जमा करने जा रही हो तो ये एक कंट्रा वाउचर वो है जो F4 कंट्रा वाउचर होता है। लेकिन अभी मालिक का मतलब है बाहरी व्यक्ति, जैसा कि व्यवसाय इकाई अवधारणा के अनुसार मालिक और व्यवसाय को दो व्यक्तिगत व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ बाहरी व्यक्ति हमारे बैंक खाते में नकद जमा कर रहा है। इसका मतलब है कि हम बाहरी व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं। जब भी आप जमा करते हैं, आपका मतलब कंपनी है। जब भी कंपनी अपने नकद को कंपनी के बैंक खाते में जमा करती है तो यह एक कंट्रा वाउचर होगा। अब ये कंपनी जमा नहीं है, ये एक बाहरी व्यक्ति है। जमा, यही हम रसीद वाउचर में बैंक के रूप में प्राप्त पूंजी के रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं। CTRL+A। इसके बाद की प्रविष्टि में नकद में वेतन के लिए RS1,000 का भुगतान और किराए के लिए भुगतान शामिल था। चेक रुपए 1,000। और इन दो भुगतानों को रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शेष राशि। इसलिए मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेटर खोलने के लिए बस CTRL+N दबाऊंगा। आप एक खाता नाम भी टाइप कर सकते हैं। मूल रूप से हम गणना के लिए एक कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, जैसे 1 + 8 = 2। केवल इसके लिए ही नहीं, आप टाइप भी कर सकते हैं का खाता नाम। समापन शेष और नकद का पता लगाने के लिए वर्तमान उपलब्ध शेष राशि RS2 32,000 है और SBI उपलब्ध शेष राशि 10,000 थी।
तो इस RS 32,000 नकद में से आप RS का भुगतान कर रहे हैं। वेतन के लिए 1,000। तो मैं बस भुगतान वाउचर पे जाता हूँ, भुगतान वाउचर नकद से वेतन तक। यहाँ वेतन खाता नहीं बनाया गया है, तो बस क्रिएट पर क्लिक करें वेतन खाता बनाने के लिए। लेजर वेतन अप्रत्यक्ष खर्चों के अंतर्गत आता है और इसे स्वीकार करने के लिए Ctrl+A दबाएं। वर्तमान नकद उपलब्ध कितना 2,000। इनमें से हम रुपए का भुगतान करने जा रहे हैं। वेतन के लिए नकद राशि RS 1,000 है और RS 2 32,000 को घटाकर RS 1 32,000 कर दिया गया है। Ctrl+A सहेजें और अगला भुगतान किया गया किराया। तो फिर से उसी भुगतान वाउचर में, लेकिन इस बार हम चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, सही। फिर यहाँ बैंक का चयन करें और पैसा बैंक में से घट जाएगा, इसलिए हम बैंक का चयन करते हैं। और यहाँ हम किराए के लिए भुगतान कर रहे हैं। लेजर की सूची, किराए का खाता नहीं बनाया गया है, फिर ALTC दबाएं या क्रिएट विकल्प पर क्लिक करें और किराया डेबिट करें। नाम मात्र खाता नियम के अनुसार सभी खर्चों को डेबिट करें। तो किराया अप्रत्यक्ष खर्चों के अंतर्गत आता है। किराया किस प्रकार के अप्रत्यक्ष खर्चों के अंतर्गत आता है? फिर आपने चेक के माध्यम से कितना किराया चुकाया? हमने सिर्फ 1,000 रुपए का भुगतान किया। हाँ, तो लेन देन के प्रकार के स्थान पर आपको चेक का चयन करना होगा। यदि ये ऑनलाइन ट्रांसफर है तो ई फंड ट्रांसफर चुने। यदि ये कोई ATM या डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो जो भी उस टैब में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जैसे ECS, फिर सभी बैंकिंग देखने के लिए शो मोर पर क्लिक करें। लेन देन के प्रकार, वर्तमान में ये एक चेक भुगतान था, इसलिए मैं यहाँ चेक का चयन करूंगा और आपको दर्ज करना होगा चेक नंबर। यहाँ जो भी चेक नंबर है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हाँ, तो SBI बैंक बैलेंस में से 10,000 में से मैंने अभी RS 1,000 का किराए के लिए भुगतान रिकॉर्ड किया और फिर से कैलकुलेटर खोलने के लिए दबाया। Ctrl+N दबाएं और SBI टाइप करें और बैंक बैलेंस अब 10 लाख से घटकर फिर से 9 लाख हो गया। कैलकुलेटर को बंद करने के लिए कहीं भी क्लिक करें और आप अगली बार बंद टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं। प्रविष्टियां और रसीदों के बारे में है। चेक के माध्यम से RS 10,000 किराया प्राप्त हुआ, तो यहाँ आपने किराया चुका दिया है। ठीक है, वहां हमने कोष्ठकों में किराया बनाया। डेबिट करें क्योंकि आप किराया दे रहे हैं, इसलिए किराया एक व्यय है और किराया अप्रत्यक्ष खर्चों के अंतर्गत आता है। हमने ब्रैकेट डेबिट में किराया बनाया, सभी खर्चों को डेबिट करें। अब आप किराया प्राप्त कर रहे हैं तो रसीद वाउचर पर जाएं और C चुनें। आपको चेक के माध्यम से किराया प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ मैं फिर से एक्सिस बैंक, माफ कीजिए SBI बैंक का चयन करूंगा और यहाँ आप किराया प्राप्त कर रहे हैं, सही। तो यहाँ किराया डेबिट पहले से ही बनाया गया है जिसका उपयोग खर्चों के लिए किया जाता है। और यहाँ फिर से ALT+C कोष्ठकों में किराया, क्रेडिट, डेबिट, सभी खर्चे और हानियां, क्रेडिट, सभी आय। और फिर से किराया क्रेडिट अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है और इसे स्वीकार करें। और यहाँ आपको चेक के माध्यम से 10,000 रुपए का किराया प्राप्त हुआ है। तो लेन देन प्रकार के स्थान पर स्पेस बार दबाएं और अन्य चुनें और लेन देन के स्थान पर सहेजें। एंटर प्लस स्पेस बार दबाएं और शो मोर पर क्लिक करें, फिर चेक या DD चुनें और उसे स्वीकार करें। ठीक है, अगली प्रविष्टि में नकद द्वारा RS 1,000 की प्राप्त कमीशन थी, तो रसीद वाउचर पर जाएं, नकद से कमीशन। यहाँ कमीशन खाता नहीं बनाया गया है, इसलिए मैं बस क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ कमीशन दो प्रकार हो सकता है, भुगतान किया गया कमीशन और प्राप्त किया गया कमीशन। भुगतान किया गया कमीशन अयोग डेबिट के रूप में बनाया जाना है, और जब आप कमीशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको इसे कमीशन क्रेडिट के रूप में बनाना होगा। इसलिए सभी खर्चों को डेबिट करें और सभी आय को क्रेडिट करें ताकि आप समझ सकें। ठीक है, ये एक कमीशन है। आय और कमीशन क्रेडिट अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है और इसे स्वीकार करें। और रुपए रुपए हैं, 1,000 और आपका नकद फिर से बढ़ गया। एक 32,000 से फिर 2 32,000 और फिर Ctrl+A दबाकर सेव करें और आगे क्या करना है। जमा और निकासी आप देख सकते हैं कि अब कार्यालय उपयोग के लिए SBI से नकद निकाला गया है। जब कोई कंपनी अपने बैंक खाते से पैसा निकालती है तो न तो कोई हानि होगी और न ही कोई लाभ। जहां कोई हानि नहीं है वहां कोई लाभ नहीं है। वास्तव में इसे गतिविधि पर स्थिरता के रूप में जाना जाता है। वहां आपको कंट्रा वाउचर पास करना चाहिए। मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूं, कंट्रा गतिविधि पर स्थिरता के लिए होता है। यह नियम संतुष्ट करता है इस शर्त के साथ, जब कंपनी द्वारा नकद कंपनी के बैंक खाते में जमा किया गया। तो जब कंपनी अपने नकद को कंपनी के बैंक खाते में जमा करती है तो न कोई हानि होगी न कोई लाभ, तो कंट्रा वाउचर। दूसरा मामला, जब कंपनी अपने बैंक खाते से कंपनी के नकद में पैसा निकालती है तो वहां न कोई हानि न कोई लाभ, फिर कंट्रा वाउचर। तीसरा मामला है, जब कंपनी के पास कई बैंक खाते होते हैं जैसे कि आंध्रा बैंक और SBI,
तो जब भी कंपनी आंध्रा बैंक से एसबीआई या एसबीआई आंध्रा बैंक में पैसा ट्रांसफर करती है, कंपनी की संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं। तो गतिविधियों पर स्थिरता के लिए इन 3 मामलों में आपको कंपनी के स्वयं के जमा के लिए कंट्रा वाउचर पास करना होगा। कंपनियां स्वयं निकासी करती हैं, कंपनियां स्वयं बैंक ट्रांसफर करती हैं, तो अभी ये एक नकद निकासी थी, कार्यालय उपयोग के लिए एसबीआई से। अब यहाँ कंपनी द्वारा कंपनी के उपयोग के लिए नकद निकाला जा रहा है, इसलिए यहाँ कंट्रा वाउचर। तो जब भी आप नकद निकालते हैं तो नकद बढ़ जाएगा। तो जब भी आप नकद जमा करते हैं तो बैंक बढ़ जाएगा। तो अगर ये जमा है तो प्रविष्टि बैंक से नकद होगी। यदि यह निकासी है तो प्रविष्टि नकद से एसबीआई होगी। तो अब एसबीआई बैंक का शेष 9-10 हजार था। तो 9 को 10 हजार में से आप 1,000 रुपये निकालने जा रहे हैं। निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि बैंक शेष 9-10 हजार से घटकर 8-10 हजार हो गया है। और उसी समय नकद 2 32 हजार से बढ़कर 3 को 32 हजार हो गया है। फिर CTRL प्लस ए दबाकर सेव करें। अब बैंक बैलेंस क्या है? 8 को 10,000 अपडेटेड बैंक बैलेंस है। अब आगे क्या? फिर से आपके पास एसबीआई में जमा नकद रुपए हैं। कंपनी RS1 50 हजार जमा करने के लिए जा रही है। स्वयं का बैंक खाता फिर से कंट्रा वाउचर। तो जब भी आप निकासी करते हैं, आपने इसे रिकॉर्ड किया है। जैसे यह नकद एसबीआई में है, अब इसे रिकॉर्ड और जमा करने का समय है। एसबीआई से नकद आपने कितने रुपए जमा किए? 1,50 हजार। तो बैंक कहाँ है? शेष केवल 8-10 हजार है। आप 1,50 हजार जमा करने जा रहे हैं। फिर इसे 8-10 हजार से बढ़ाकर 9 को 60 हजार कर दिया गया है। CTRL प्लस ए सेव। अगली प्रविष्टियां व्यक्तिगत जमा और निकासी हैं, जैसे कि व्यवसाय से नकद निकासी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए रुपए 50 हजार पहले पूंजी निवेश पर देखें। जब आप मालिकों से नकद प्राप्त कर रहे होते हैं तो आप रसीद वाउचर पास कर रहे होते हैं, संभवतः जब वे व्यवसाय से नकद निकाल रहे हैं। हमें एक भुगतान वाउचर पास करना है, सरल है, बस भुगतान वाउचर पर जाएं जब हम रसीद पास कर रहे हों। वाउचर आप भुगतान कर रहे हैं तो आप एक भुगतान वाउचर पास कर सकते हैं। मालिक द्वारा नकद के रूप में नकदी निकाली गई है। तो यहाँ जब आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपने जो पूंजी बनाई है वह पूंजी खाते के अंतर्गत आती है। यहाँ फिर से मुझे ड्राइंग्स खाते के नाम से एक खाता बही बनानी है जो पूंजी के अंतर्गत आता है। खाता ठीक है। तो अब हम RS 50,000 की ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फिर CTRL प्लस ए दबाकर सेव करें और दूसरी ड्राइंग्स हैं व्यवसाय नकद निकाला गया। बैंक एसबीआई से व्यवसाय के बैंक एसबीआई से व्यक्तिगत उपयोग के लिए RS 51,000 निकाले गए। फिर से आप बैंक का चयन करके एक भुगतान वाउचर पास करने जा रहे हैं। तो क्या है? नकद से आहरण 50,000, फिर बैंक से आहरण 21,000 रुपए और इसे स्वीकार करें। तो लेन देन को रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें देखने के लिए बस एक दिन पुस्तक पर जाएं। डेबुक एक ऐसी जगह है जहां आप किसी विशिष्ट तिथि पर रिकॉर्ड किए गए सभी लेन देन की निगरानी कर सकते हैं। तारीख बदलने के लिए आप किसी तारीख पर क्लिक कर सकते हैं और यहां आप लेन देन भी देख सकते हैं। आप ALT प्लस X दबाकर लेन देन को रद्द भी कर सकते हैं और आप लेन देन को हटा भी सकते हैं, ALT प्लस D दबाकर सही। उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा सकता हूं और बस बैलेंस शीट पर जाइए और ALT प्लस F1 दबाएं। आप इसे देख सकते हैं। व्यवसाय मालिकों द्वारा कुल पूंजी निवेश 15,000 है, जिसमें 5,000 नकद और 1 लाभ शामिल है। 5,000 नकद और 10,000 बैंकों में। तो कुल पूंजी निवेश 15,000 है और उसमें से उन्होंने 50,000 रुपए नकद के रूप में और फिर 61,000 रुपए बैंक के रूप में लिए हैं। तो व्यवसाय की शुद्ध पूंजी केवल 13,99,000 ही होगी, सही है। तो इस प्रकार आप टैली एप्लीकेशन में बुनियादी प्रविष्टियां रिकॉर्ड करते हैं। धन्यवाद।